गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लखनवी अंदाज को एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। जहाँ तक मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, तो एक बार फिर से इसको कर लेते हैं आज। इस पाठ में के लेखक हैं यशपाल, और इन्होंने सामंती बनावटी जीवन शैली, जो सामंती और बनावटी जीवन शैली का मतलब हुआ कि जो ज़मींदार हुआ करते थे पहले, राजा के जो अधिकारी हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, तो उनका जो मुख्य जो ये था पावर, वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद वो एक सीमित संपत्ति के मालिक रहे, लेकिन जो परंपरागत रूप से उनकी रईसी थी वो नहीं गई, जिसमें एक प्राकृतिक रूप से होता है रईसी, और एक होता है कि उसको बना के रखना। तो उस बना के रखने को या बनावटीपन कहिए उसको, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि कैसे उनकी कोशिश जारी थी कि वो उसको बनाए रखें। तो इसमें एक परिचय है कि लेखक ने उस सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करता है। मतलब जो वास्तविकता है उससे हट के एक बनावटी जीवन जीने में विश्वास रखता है, वैसे वर्ग पर उन्होंने कटाक्ष किया है। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर होता है और स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। ऐसे वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने आप को विशिष्ट मानते हैं कि मैं कुछ विशेष हूँ। ऐसा नहीं है कि आज समाज में सामंती वर्ग या उस मानसिकता के व्यक्ति नहीं हैं, वे तो हर काल में रहते आए हैं। आज के समय में भी इस परजीवी संस्कृति, यानी वही बनावटी जीवन शैली वाले के वाहकों को समाज में देखा जा सकता है। जो लोग उसको ढो रहे हैं, उस परंपरा को, वैसे लोगों को आज भी देखा जा सकता है। प्रस्तुत व्यंग्य इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि बिना किसी विचार के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। इसके लिए किसी विशिष्ट पात्र, पृष्ठभूमि या परिवेश की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ढूंढने चलेंगे तो आप कहीं भी कहानी ढूंढ सकते हैं, कहीं से भी आपको मिल सकती है कहानी की जो पटकथा है। लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहाँ क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व सुखदेव के साथ काम भी किया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने कई बार विदेशों में भ्रमण किया। यशपाल जी ने आम आदमी की आर्थिक दुर्दशा, उसके जीवन की विडंबनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रकट किया। उनकी रचनाएं समाज में फैली विषमता व रूढ़ियों पर प्रहार करती है। उनकी प्रमुख कहानियां हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता आदि। अमिता, झूठा सच, दिव्या उनके प्रमुख उपन्यास हैं। सिंहावलोकन उनकी प्रमुख आत्मकथा है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी अपनी रचनाओं में सहज, सरल व आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी शैली वर्णनात्मक व चित्रात्मक है। उसको आसानी से लोग समझ सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। तो ये जो पाठ है, इसका एक मैं सारांश आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें आखिर कहा क्या गया है। इसमें है सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य। जो शुरुआत है पाठ का, उसमें कहा गया कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और उसमें ट्रेन चलने वाली थी तो कूद करके चढ़ गए। तो लेखक कोई नई कहानी लिखने हेतु वह उस विषय के बारे में सोचने के लिए एकांत चाहता था। वो चाहता था कि थोड़ा एकांत जगह मिले जिसमें वो कुछ सोच सके, ताकि कोई नई कहानी लिखा जाए। इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। साथ ही उसकी इच्छा यह भी थी कि वह रेल की खिड़की से मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके। आप जब यात्रा करते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और आप कुछ नया सोच सकते हैं, आपको कुछ प्रेरणा मिल सकती है।
तो इसी उद्देश्य से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और उसमें चढ़ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उसके इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। अब लेखक जब डिब्बे में चढ़े तो उनको लगा कि उसमें तो कोई होगा नहीं, लेकिन जैसे ही चढ़े तो देखा कि सामने एक नवाब दिखने वाले व्यक्ति बाकायदा चादर वगैरह बिछाकर, एक तौलिया बिछाया हुआ था, उस पर खीरा 2 रखा हुआ था और वो बैठे हुए थे पालथी मारकर। पालथी मारना आप समझते हैं, नीचे लोटे में पानी भी रखा हुआ था। पहले लोग ऐसे ही चलते थे, सब कुछ लेके चलते थे और घर जैसा माहौल वहाँ भी बना लेते थे ट्रेन की सीट पर। तो यही रईसी थी, भीड़ भी कम होती थी अभी से, तो वो बैठे हुए थे। अब लेखक जब उसमें घुसे तो नवाब साहब ने अपनी तरफ से कोई वैसा उत्साह नहीं दिखाया उनसे परिचय करने या बातचीत करने का। वो चुपचाप अपने में बैठे रहे। तो लेखक ने उनके इस प्रतिक्रिया पर सोचा कि शायद उनको खुशी नहीं हुई कि कोई एक साधारण आदमी, एक आम आदमी उनके सामने आ गया, वो तो नवाब हैं। और दूसरी बात यह लगी कि उन्होंने जो 2 खीरा रखा था, तो खीरा एक अति साधारण चीज़ है जो कोई भी खा सकता है, सस्ती चीज़ है। तो उनको लगा कि अब इस आम आदमी के सामने मैं खीरा कैसे खाऊं, तो इसलिए भी वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे, ऐसा लेखक ने अनुमान लगाया। अब लेखक, नवाब साहब और खीरा, दरअसल मेरे पास वो किताब जो आपकी है NCERT वाली वो अभी नहीं है और मेरे लैपटॉप का स्क्रीन ख़राब हो गया है, उसमें किताब था सॉफ्ट कॉपी, तो मैं एक दूसरे इससे पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें सार दिया हुआ है सिर्फ, तो ज़रूरत भी इसी की है। मैं इस पर थोड़ा चर्चा करते हुए चलूँगा आगे। तो लेखक, नवाब साहब और खीरा। अब आगे क्या हुआ, जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि वह खीरे किस प्रकार खाएं। तब हार कर उन्होंने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया, जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित ठुकरा दिया। जब काफ़ी देर हो गई तो नवाब साहब ने सोचा कि भाई खीरे तो रखे हुए हैं, इनको खाना भी पड़ेगा, तो उन्होंने लेखक को भी निमंत्रण दिया कि आप खीरे खाइए। लेकिन लेखक ने धन्यवाद के साथ उसको ठुकरा दिया कि नहीं, मैं नहीं खाना चाहता हूँ अभी खीरा। ज़्यादा जोर दिया तो फिर कहा कि नहीं, मेरे पेट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। विनम्रता से उन्होंने ठुकरा दिया। अब इसने क्या, नवाब साहब ने क्या किया कि जब इन्होंने मना कर दिया तो नवाब साहब ने तौलिए को झाड़कर बिछाया, उस पर सीट के नीचे से पानी निकाला, लोटा निकाला पानी का, और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया हाथ निकाल करके, और फिर उसको तौलिए से अच्छे से साफ़ किया, पोंछा, और जेब से चाकू निकाला और बड़े प्यार से खीरों को छीला। उसके सिर काटे। आप भी देखते होंगे खीरा खाने से पहले घर में उसका एक तरफ से काट के, इधर से डंठल लगा होता है, उसको थोड़ा सा काट देते हैं, उस पर नमक वगैरह रख के उसको ऐसे ऐसे घिसते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। तो ऐसा कहते हैं कि वो कर देने से उसका जो कड़वापन होता है उस हिस्से में वो बाहर आ जाता है, तो वो खीरा फिर खाने लायक हो जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएँ नवाब साहब ने की और उसको फिर काटा, फाँक बनाया उसका, उसको चीरा, ठीक है, और फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाया, उसको पंक्तिबद्ध करके तौलिए पर सजा के रखा। फिर उन फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। बुरक देना मतलब छिड़क देना ऐसे। तो वो जो फाँक सजा कर रखे गए थे उस पर उन्होंने नमक और लाल मिर्च की, जो पिसी हुई लाल मिर्च जो थी, उसको सुर्ख लाल रंग को बोलते हैं, तो उसको उस पर छिड़काव किया तो वो लाल लाल उस पर एक सजावट जैसा बन गया। यह सब देखकर लेखक एवं नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। खीरा सामने काट के रखा हुआ है, उस पर नमक और लाल मिर्च छिड़की गई है, तो वो देखने में बड़ा स्वादिष्ट सा लगता है, तो दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन लेखक तो मना कर चुके थे। नवाब साहब ने एक बार और उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया, क्योंकि एक बार वो मना कर चुके थे। तो
नवाब साहब ने फिर एक विशिष्ट तरीका अपनाया उस खीरे को खाने का, जिससे लगे कि ये आम आदमी नहीं है, ये कोई स्पेशल है, विशिष्ट है, ये नवाब है। तो उसका उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। क्या तरीका था वो? यह सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उनका मैदा कमज़ोर है। मैदा बोलते हैं पेट, आमाशय को कह लीजिए या पेट को कह लीजिए, मतलब पाचन शक्ति कमज़ोर है अभी, तो वो नहीं खाना चाहते हैं। तब नवाब साहब ने क्या किया कि खीरे के एक फाँक को उठाया, उसको यहाँ नाक के पास लाके उसको सूंघा, ऐसे करके जैसे उसका पूरा रसास्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रस का मतलब आनंद मैंने आपको बताया है। तो वो उसका रसास्वादन मतलब उसमें जो मज़ा था उसको आत्मसात कर रहे हैं, इस तरह से उसको सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस तरह से एक एक करके सभी फाँकों को सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसके बाद डकार भी लिया उन्होंने, जैसे कि उनका पेट भर गया हो। तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और लेखक की तरफ देखा। तो उनका जो तरीका था देखने का, उससे ये लग रहा था जैसे वो कह रहे हों कि देखो ये है नवाबों का तरीका खीरा खाने का, हम लोग सूंघ के ही इसका आनंद ले लेते हैं, तुम लोग तो खाते हो। इसके बाद लेखक को डकार की आवाज़ भी सुनाई दी। तो ये एक इस माध्यम से लेखक यहाँ यह कह रहे हैं कि लेखक नवाब साहब जो थे वो कैसे अपने आप को विशिष्ट दिखाना चाहते थे। एक साधारण सी चीज़ जो खीरा था, जिसको खाया जा सकता है, कोई भी खाता है, उसमें किसी को बुरा अच्छा लगने की बात ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को विशिष्ट दिखाने के लिए उसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया, उसको सूंघ करके फेंक दिया, ताकि सामने वाले को लगे कि ये कुछ विशिष्ट है, ये कुछ खास कर रहे हैं। यह सब देखकर लेखक सोचने लगा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक ने सोचा, यह भी एक तरह का व्यंग था कि जब सूंघने से पेट भर सकता है तो फिर बिना विचार के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, सिर्फ कल्पना से लिखी जा सकती है। तो इस पाठ में एक व्यंग्यात्मक तरीके से इन बातों को स्पष्ट किया गया कि कैसे लोग बनावटी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, कैसे वो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो सकती थी, लेकिन नवाब साहब ने इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने स्वयं को विशिष्ट दिखाने का अपना जो प्रदर्शन था वो जारी रखा। अब जब हम लोग इसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे, मैं एक प्रश्न ढूंढ रहा हूँ जो किसी ने मुझसे पूछा था, शायद आया था पिछले बोर्ड में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो प्रश्न, एक बार फिर से बताइएगा। शायद मानसी ने पूछा था, तो मैं फिर उसको भी स्पष्ट करूँगा। तो इसमें हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो प्रश्न अभ्यास की बात करें पहले या शब्दार्थ की। तो आज हम लोग प्रश्न अभ्यास की ही बात करते हैं, शब्दार्थ अगले दिन करेंगे। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक जैसे ही डिब्बे में घुसे तो नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, उनके चेहरे पर कोई उत्सुकता का भाव नहीं आया, उन्होंने कोई अभिवादन नहीं किया, कुछ पूछताछ नहीं की, वो दूसरी ओर देखने लगे नवाब साहब। तो इससे पता चला कि वो इनसे बातचीत करने में रुचि नहीं रखते हैं, तनिक भी उत्सुक नहीं है। आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको और भी बातें उसमें मिलेंगी यहाँ लिखने के लिए। दूसरा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंतः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इस पर मैंने अभी लंबी बातचीत की है इसी बात पर कि ऐसा उन्होंने अपने आप को विशिष्ट दिखाने के लिए किया। उनका जो बनावटी जीवन शैली जीने वाला स्वभाव था, ये पता चलता है इससे।
तो इस बात को आप लोग थोड़ा अच्छे से और लिख सकते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? सामान्यतः जो होता है कि कोई भी कहानी हम जो लिखते हैं हमें कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है, किसी न किसी चीज़ को, किसी घटना को देखकर हम प्रेरित होते हैं और उस पर एक कहानी लिखते हैं, जो लेखक होते हैं। लेकिन यहाँ जो लेखक कह रहे हैं, उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाया है कि एक बनावटी कहानी भी लिखी जा सकती है। अगर लेखक चाहे तो वो अपनी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति से एक बनावटी कहानी भी लिख सकता है, जिसका कहीं कोई तथ्यात्मक ये प्रमाण नहीं हो, कोई ऐसी घटना नहीं हो, फिर भी वो लिख सकता है। इसके लिए उन्होंने नवाब साहब का जो प्रसंग था उसको उदाहरण के तौर पर बताया कि जब खीरा खाए बिना पेट भर सकता है तो कहानी भी लिखी जा सकती है। जैसे कि उन्होंने अचानक ही देखा नवाब साहब को, तो एक कहानी उनके समझ में आया जो उन्होंने यहाँ लिख दिया और हम उसको पढ़ रहे हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? आप इसको क्या नाम और दे सकते हैं? आडंबरपूर्ण जिंदगी, बनावटी जीवन, इस तरह का कुछ और सोचिए बढ़िया जो आप इसको नाम दे सकते हैं। अब है रचना और अभिव्यक्ति। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो जो वो खीरा की जो उन्होंने तैयारी की, खीरे के साथ जो उन्होंने किया, खाने के पहले जो तैयारी किया, उसको आपको लिखना है। तो इसमें कुछ दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए कि कैसे कैसे उन्होंने उसको पहले धोया, फिर पोंछा, फिर उसको सजा करके काटा, फिर उस पर नमक मिर्च बुरका, फिर तब जाके वो उसको इस्तेमाल के लिए तैयार हुए। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकी और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। कई तरह की कहानियां हैं। आप शतरंज के खिलाड़ी पढ़िए प्रेमचंद का। एक अवध के नवाब के बारे में कहा जाता है कि उनका चप्पल, मतलब जूता देने वाला नौकर नहीं था, इसलिए वो पकड़े गए अंग्रेज़ों के हाथ कि खुद से कैसे पहनते, तो इसलिए वो रुके रहे, नौकर को आवाज़ लगाते रहे। वो अगर आता तब उनको जूता देता, तब वो पहनते, तब भागते वहाँ से। तो वो भागे इसीलिए नहीं क्योंकि उनको जूता देने वाला नौकर वहाँ नहीं था और पकड़े गए। एक कहानी है प्रचलित कि लखनऊ में दो नवाब थे, तो वो इतने विनम्र थे कि पहले आप चढ़िए ट्रेन पर, करते करते ट्रेन निकल गई। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है, उसको पढ़िए। उसमें है कि कैसे वो शतरंज खेलने में इतने डूब जाते थे, अंततः एक दूसरे को मार ही दिया। तो इस तरह की चीज़ें पढ़िए, खोजिए और तब उस पर लिखिए। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक का सकारात्मक रूप, सनक यानी पागलपन, तो वो दो तरह का होता ही है। एक तो हुआ जिससे कुछ नुकसान होता है, जो बिना वजह होता है। नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप जानते हैं जिसमें सनक के कारण बहुत नुकसान हुआ। लेकिन एक सकारात्मक भी होता है जिसको आप जुनून कहते हैं, किसी काम को करने का जुनून। अब दशरथ मांझी, मतलब कुछ लोग तो मुझे भी कहते हैं पागल, लेकिन मुझसे बहुत बड़े पागल थे दशरथ मांझी, इस अर्थ में, सकारात्मक अर्थ में, कि वो उनकी पत्नी अस्पताल ले जाने के क्रम में मर गई, रास्ता नहीं था, तो उसको वो पहाड़ पार करके जाना होता, तब जाके वहाँ से कोई उपाय होता है हॉस्पिटल जाने का, तो उसी बीच वो मर गई। तो उसने ठान लिया कि ये पहाड़ है जिसके कारण मेरी पत्नी मरी है, मैं यहाँ रास्ता बना के रहूँगा। तो वो 22-23 साल तक लगे रहे और अकेले एक रास्ता बना दिया। इस दौरान एक बार पैदल दिल्ली चले गए। टिकट का उनको पता नहीं था, आदिवासी थे, बिना पढ़े लिखे लोग थे, सीधे साधे भी थे।
तो बकरी बेच के, उस पर तो फिल्म आई है, आप देख सकते हैं उस फिल्म को, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि बकरी एक थी उसको बेच दिया और छेनी हथौड़ा खरीद के ले आए और पहाड़ काटना शुरू कर दिया अकेले। उसमें तरह तरह की मुसीबतें आई, बीच में अकाल पड़ा, सब लोग गांव से चले गए लेकिन वो वहीं रह गए, करते रहे। इंदिरा गांधी से मिलने चले गए, पता नहीं था कि टिकट कटाना होता है, ट्रेन में चढ़ गए, टीटी ने उतार दिया तो वहाँ से पैदल ही चले गए। उसके बाद फिर भी वो वहाँ से आए, जब कोई मदद नहीं मिली तो आके फिर लगे रहे। अंततः उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया जो कि उधर से गाड़ी भी जा सकती थी और बहुत बड़ी दूरी को उन्होंने छोटा बना दिया। तो ये एक सनक ही थी, पागलपन ही था, कौन ऐसा करता है। तो अब वो उनकी पत्नी के प्रति उनका प्रेम कहिए, समाज के प्रति उनको जिम्मेदारी का एहसास कहिए, जैसे भी कहिए, लेकिन था तो वो पागलपन ही। तो ये एक सकारात्मक उदाहरण है पागलपन का। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, आप किसी भी महापुरुष के बारे में पढ़िए तो आपको मिल जाएगा कुछ पागलपन का असर उनके ऊपर। अब गांधी जी थे, एक धोती पहनते थे, उसी को आधा ओढ़ते थे और लगे रहे पूरे जीवन, पूरी ज़िंदगी बिता दी उन्होंने, जबकि बहुत पैसा कमा के आराम से वकालत करते हुए ज़िंदगी बिता सकते थे, तो उनको भी पागल कहा जा सकता है। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो सकारात्मक पागलपन का उन्होंने एक मिसाल पेश किया। तो इस तरह की बातें आप इसमें लिख सकते हैं। किसी में पढ़ने की सनक हो जाती है, किसी में कुछ और करने की सनक हो जाती है, किसी में समाज सेवा की सनक हो जाती है, तो ऐसे उदाहरण आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न अभ्यास की बातें हैं, और भी आपको अगर कुछ पूछना होगा इसमें तो बताइएगा। मेरे दिमाग में भी वो प्रश्न आ नहीं रहा है जो पूछा था, तो अगले दिन मैं फिर आपको बता दूंगा। और फिर शब्दार्थ भी हम लोग करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये पाठ असल में मैं एक बार आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो आज इतना ही रखेंगे इसको, फिर अगले दिन हम लोग करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।